नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा, भूगोल व्याख्याता आप सभी का आपके अपने शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज साथियों अपन चर्चा करेंगे ज्योग्राफी। संपूर्ण अपन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का टॉपिक किनके लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, भूगोल का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रिवीजन का शानदार सा एक टॉपिक हमने तैयार किया है। तो मेरे साथी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपना रिवीजन यहां से कर सकते हैं। तो सभी साथी आपके अपने YouTube चैनल सर्वा क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को भी अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें। आज का अपना टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो है मानचित्र। आज अपन चर्चा करेंगे किस पर? मानचित्र, मैप की चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से भूगोल व्याख्याताओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भूगोल से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि प्रायोगिक का जो टॉपिक है बहुत रेयर क्वेश्चन में ही काफी कम जगह देखने को मिलता है ना। तो प्रायोगिक जो सिलेबस है उसके संदर्भ में तो मानचित्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है और क्या इनका क्लासिफिकेशन है, तो अपन विस्तार से इनको क्लासिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे और विस्तार से अपन जानेंगे मानचित्र के बारे में। तो साथियों, बेसिक सा बात, मानचित्र का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी एक भाग का समतल कागज पर वैज्ञानिक विधि से या कलात्मक तरीके से किया गया चित्रण मानचित्र कहलाता है। समतल कागज वैज्ञानिक विधि से कर लो, है ना, या कलात्मक विधि से कर लो, या वैज्ञानिक तरीके से कर लो, किया गया चित्रण क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। बेसिक सी बात है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? मानचित्र का महत्व, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपने दैनिक जीवन में? तो सभी के लिए मानचित्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूगोल जो व्याख्याता बनने जा रहे हैं मेरे साथी, उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से भूगोल चैप्टर के जो प्रश्न है आएंगे तो उनको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, तो इसको जानना भी आवश्यक है। इसके अलावा भी मानचित्र का उपयोग संपूर्ण विश्व के देशों की स्थिति ज्ञात करने के लिए, दो देशों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए, किसी भी देश की स्थिति किस देश के बगल में है, वो किस देश से कितना दूर है, आदि आदि चीजों को जानने के लिए, संपूर्ण विश्व की जानकारी हासिल करने के लिए मानचित्र का बड़ा महत्व है। विशेषकर भूगोल अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। भूगोल व्याख्याताओं के बनने वाले जो मेरे साथी है, जो व्याख्याता बनने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। किसी क्षेत्र पर अवस्थिति, किसी स्थान विशेष की अवस्थिति जानने के लिए इसका बड़ा महत्व है ना। उसका आकार का पता लगाने के लिए इसका बड़ा महत्व है। तो मुख्य रूप से मानचित्र का महत्व भूगोल अध्ययन के लिए, किसी क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए, किसी स्थल विशेष के आकृति जानने के लिए, या दो स्थानों के बीच की दूरी जानने के लिए, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय है ना, उसकी अवस्था जिसको कहते हैं, उसको जानने के लिए इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, तो मानचित्र का यदि अपन देखेंगे तो काफी अधिक महत्व है। उसके बाद में अगला बिंदु है इनका वर्गीकरण। मानचित्र का वर्गीकरण, जब वर्गीकरण की अपन बात करेंगे दोस्तों, मानचित्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई अपन करेंगे तो मुख्य रूप से मापक के आधार पर मानचित्र के प्रकार है। तो इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? दो प्रकार मिलते हैं आपको। बड़ी मापने वाले मानचित्र, एक तो है बड़ी मापने वाले मानचित्र, और दूसरा प्रकार है मेरे दोस्तों छोटे मापने वाले मानचित्र। कौन से बड़ी मापने के होते हैं, कौन से छोटे मापने के होते हैं, अभी इस पर अपन विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु है उद्देश्य के आधार, उद्देश्य और विषय वस्तु के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहला है भौतिक एवं प्राकृतिक मानचित्र। नेचुरल, किसी पहाड़ को दिखाना हो, किसी देश की शिलाकृति को दिखाना हो, किसी नदी के प्रवाह को दिखाना हो, किसी मैदान को दिखाना हो, किसी मरुस्थल के विस्तार को दिखाना हो, है ना, तो भौतिक और प्राकृतिक मानचित्र। मानवीय और सांस्कृतिक मानचित्र, ऐसे मानचित्र जिसमें किसी देश की बसावट को दिखाना हो, है ना, आबादी को दिखाना हो, सड़कों को दिखाना हो,
रेल पुलों को दिखाना हो, यातायात को दिखाना हो, आदि तरह के मानचित्र, और सैनिक उद्देश्य हेतु बनाए गए मानचित्र। यह मुख्य रूप से किसी देश की सैन्य गतिविधियों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, तो उसके लिए विभिन्न देश के जो सुरक्षा प्रणालियां होती है, विभिन्न देश की जो रक्षा प्रणालियां होती है, वो अपने देश के लिए अपने सैनिकों को, अपने डिफेंस जो संस्थाएं होती है उनको अपने हिसाब से मानचित्र प्रोवाइड करती है, और उनका उद्देश्य होता है किस प्रकार से देश की सीमाओं पर चौकसी की जा सके, किसी स्थान विशेष पर किस वे से जल्दी पहुंचा जा सके, आदि आदि बिंदुओं के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रदर्शन विधियों के आधार पर मानचित्र के प्रकार। प्रदर्शन विधि के आधार पर मानचित्र के प्रकार की बात करें तो गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। विधि के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 टाइप्स के, याद रखना। प्रदर्शन विधि के आधार पर 2 प्रकार, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मापक के आधार पर, जो अपन ने देखा था मानचित्र का प्रकार, तो बड़ी मापने वाले मानचित्र, लार्ज स्केल मैप्स। ठीक है, उसमें पहला जो है वो है भूसंपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप्स कहते हैं इनको, भूसंपत्ति मानचित्र। अब यदि यहां से प्रश्न पूछे तो किस प्रकार का आ सकता है कि भूसंपत्ति मानचित्र का प्रकार है, बड़ी मापनी पर आधारित है, छोटी मापनी पर आधारित है ना, तो किस प्रकार का है? भौतिक मानचित्र है, तो इस प्रकार से यदि अपन देखेंगे इसको तो भूसंपत्ति मानचित्र किस पर आधारित है? बड़ी मापनी पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर यहां से इसको पूर्णतया मेमोराइज करके जाए। तो भूसंपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप्स, मुख्य रूप से कैडेस्ट्रियल शब्द जो है, जिसके इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम कैसे पड़ा, तो कैडेस्ट्रियल शब्द है फ्रांसीसी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? कैडेस्ट्रियल शब्द है फ्रांसीसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति पंजिका, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी पंजिका, संपत्ति पंजिका। इनका उपयोग भूसंपत्ति के पंजीकरण के लिए किया जाता है। कौन से मानचित्रों का उपयोग भूसंपत्ति के पंजीकरण के लिए किया जाता है? तो भूसंपत्ति मानचित्रों का या कैडेस्ट्रियल मानचित्र मैप्स का। ये नगर, गांव, भवन, कस्बे, खेत आदि के लिए काम आते हैं। इनका उपयोग क्या है मुख्य रूप से? तो नगर, गांव, भवन, कस्बा व खेत आदि के लिए इनका उपयोग होता है। ये मानचित्र 1 सेमी से 20 मीटर, देखिए मापनी क्या रहती है, ये मानचित्र 1 सेमी बराबर 20 मीटर या 1 सेमी बराबर 40 सेंटीमीटर पर बनाए जाते हैं। मापनी क्या रहेगी? बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि बताइए जो बड़ी मापने वाले मानचित्र है ना, उनकी मापनी क्या होती है, ये पूछ लेते हैं। तो यह ध्यान रखो, इनमें भूसंपत्ति मानचित्र है, कौन सा? भूसंपत्ति मानचित्र है, इसकी मापनी पूछ लेते हैं। तो मापनी आपको याद रखनी अति आवश्यक, ठीक है ना। तो कौन सी मापनी है इसकी कि 1 सेमी बराबर 20 मीटर। ठीक है, ये तो इसका कथनात्मक भिन्न हो गया, समझ गए, कथनात्मक। या 20 मीटर 1 सेमी बराबर 20 को यदि अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बराबर कितना हो गया? 2000 सेमी। तो इसको यदि अपन निरूपक भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1:2000। तो ऐसे भी यदि आए तो भी राइट है। भूसंपत्ति मानचित्र क्या 1:2000 पर बनाए जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल राइट है। या फिर 1 सेमी बराबर 40 सेमी पर भी बनते, 1:40 इस पर भी बनाया जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से इन्हें कहते हैं भूसंपत्ति मानचित्र। चले आगे, चलिए अगला बिंदु है स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मानचित्र या टोपोग्राफिकल मैप्स, स्थलाकृतिक मानचित्र। इनका क्या उपयोग है? इन मानचित्रों का मापक भी बड़ा होता है, लेकिन भूसंपत्ति जितना बड़ा नहीं होता। दूसरा प्रकार हो गया बड़ी मापने वाले मानचित्र का दूसरा टाइप, सेकंड टाइप किसका है? बड़ी मापने वाले मानचित्र का। बड़ी मापने वाले मानचित्र का दूसरा टाइप कौन सा है? स्थलाकृतिक मानचित्र, समझ गए, टोपोग्राफिकल मैप्स। तो ये मानचित्र, इनकी मापनी भी बड़ी होती है, लेकिन कितनी बड़ी नहीं होती? भूसंपत्ति से के समान नहीं होती, उससे छोटी होती है।
इन मानचित्रों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून बनाता। अब देखो सबसे बड़ी बात है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई आप, कैसे कौन से मानचित्र है जिसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून बनाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है। अंग्रेजों के समय से भी यही है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ठीक है, मुख्य रूप से। तो ये कौन से मानचित्र बनाता है, तो आपको पता है स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। ये आपको मेमोराइज करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। उसके बाद में ये मानचित्र कितनी मापनी पर बनाए जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्थलाकृतिक मानचित्र 1 कितना लिखा है 10 लाख से 1:25,000 की मापनी पर बनाए जाते हैं। 1:10 लाख से 1:25,000 की मापनी पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे बड़ी मापनी के आधार पर दो प्रकार अपने देखे। कितने प्रकार देखे, 2 प्रकार, ठीक है ना। तो दोनों का आप तो कैडेस्ट्रल देख लिया और दूसरा स्थलाकृतिक देख लिया या टोपोग्राफिकल देख लिया, है ना। तो बड़ी मापनी के आधार पर 2 प्रकार। अब है छोटी मापनी के आधार, छोटी मापनी के आधार पर स्मॉल स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स जो है क्या होते हैं, तो इनका अर्थ है कि ये मानचित्र आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इन छोटे आकार के मानचित्रों में बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है। जैसे पाठ्य पुस्तक के मानचित्र। देखो जी कितना शानदार प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है कि पाठ्य पुस्तक के मानचित्र, पाठ्य पुस्तक के मानचित्र होते हैं। अब किस प्रकार के होते हैं, बड़ी मापनी वाले या छोटी मापनी वाले। यदि 2 भी ऑप्शन दे तो भी आपको यहां मेमोराइज करना है ना। तो पाठ्य पुस्तक के मानचित्र छोटी मापनी वाले होते हैं। महत्वपूर्ण बात, यहां थोड़ा सा विपरीत अपन देखेंगे। देखिए छोटी मापनी के मानचित्र बड़े एरिया को दर्शाता है, बड़ी मापनी के मानचित्र छोटे एरिया को दर्शाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। यहां क्या लिखा है कि छोटी मापनी के मानचित्र पाठ्य पुस्तक के मानचित्र है, यह बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है ना। बड़े बड़े स्थल खंडों को दर्शाता है, जैसे कि विभिन्न पाठ्य पुस्तक में किसी स्टेट का भी होता है, किसी कंट्री का भी होता है और वर्ल्ड का मानचित्र भी होता है, किसी कॉन्टिनेंटल या महाद्वीप का भी होता है और किसी महासागर का भी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक वाले छोटी मापनी पदार्थ होते हैं जो बड़े बड़े क्षेत्रों को दर्शा देते हैं। अब इनके प्रकार देखिए, छोटी मापनी के मानचित्रों के प्रकार। पहला प्रकार है दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र है ना, वॉल मैप्स। ये मानचित्र कक्षा कक्ष में दीवारों पर टांगने के उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। ये मानचित्र विश्व महाद्वीपीय देश को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। दीवारी भित्ति मानचित्र मुख्य रूप से किस लिए काम में ले जाते हैं आपको पता है, तो कक्षा कक्ष में दीवारों पर टांगने के लिए, बच्चों को अध्यापन करवाने के लिए काम में ले जाते हैं। कौन से मानचित्र, दीवारी मानचित्र, ठीक है। आप इसको यहां से मेमोराइज करना। कक्षा कक्ष में उपयोग होने वाले मानचित्र दीवारी मानचित्र किस मापनी पर आधारित होते हैं, छोटी मापनी पर आधारित होते हैं, है ना। मेमोराइज करना इनका। यदि अपन इनकी स्केल देखेंगे तो ये मानचित्र मुख्य रूप से 1:, कितना लिखा है 5 लाख। 1:5 लाख से 1:, कितना लिखा है 40 लाख की मापनी पर बनाए जाते हैं। अब यहां पे ये जो जितनी संख्या लार्ज बढ़ती जा रही, 1:, के आगे का संख्या है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब मापनी ही उतनी ही छोटी है, मापनी उतनी ही छोटी है। ये ध्यान रखना, संख्याएं बढ़ रही है 1:, यानी निरूपक भिन्न में 1 के बाद में यदि अगली संख्या अंश और हर जो बढ़ता है मुख्य रूप से, इसका मतलब मापनी उतनी ही छोटी है। तो ये दीवारी मानचित्र कक्षा कक्ष में उपयोग लिए जाते हैं। 1:, कितने से 5 लाख से 40 लाख तक बनाए जाते हैं। दूसरा टाइप
छोटी मापने का दूसरा टाइप, एटलस मानचित्र। नाम ही एटलस है, तो आपने बाजार में आप गए होंगे और किसी बुक सेलर के पास में आपने देखा होगा विभिन्न तरह के एटलस आते हैं, जिस एटलस के अंदर मुख्य रूप से संपूर्ण विश्व, महाद्वीप, देश, स्टेट, है ना, उनके मानचित्र लगे होते हैं। और उनका उपयोग किस लिए करते हैं अपन? अध्यापन के लिए करते हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है स्वयं पढ़ने के लिए उनका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करता है। ठीक है, एटलस। तो इनका मापक बहुत छोटा होता है, आकार में ये दीवारी मानचित्र से और पुस्तकों के बने मानचित्र से बड़े होते हैं। देखो चेंज है ना थोड़ा सा, यानी पुस्तक का जो मानचित्र है, पुस्तक मानचित्र इसी से तो बड़े, कौन से? एटलस, समझ गए। लेकिन दीवारी मानचित्र से छोटे। इसका मतलब दीवारी और पाठ्य पुस्तक जो अपने टेक्स्ट बुक होती है उनके मिडिल में रखा जाता है ना, इनके मध्य का मानचित्र होता है कौन सा? एटलस मानचित्र। ठीक है, इनकी मापनी का चयन क्षेत्र के आकार के आधार पर तय होता है। ये किसी देश के राज्यों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें एटलस में विभिन्न तरह के देखो देश भी होते हैं और उनके स्टेट भी होते हैं, उनके राज्य भी होते हैं, है ना। तो उनको दर्शाने के लिए मुख्य रूप से मानचित्र बनाए जाते हैं। हालांकि आजकल अध्ययन के लिए तो एटलस है, उसमें किसी स्टेट विशेष के डिस्ट्रिक्ट को दर्शाने के लिए मानचित्र बना दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये किसी देश के राज्यों को दर्शाने के लिए इनका उपयोग होता है। तो ये था छोटी मापने के मानचित्रों के प्रकार। ठीक है, अब है उद्देश्य के आधार, निर्माण विधि के बाद में उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के प्रकार, अकॉर्डिंग टू पर्पज और कंटेंट और पर्पज के बेस पे। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। नाम ही भौतिक है, इसका मतलब फिजिकल मैप्स, स्थलाकृतियां दर्शाने के लिए, है ना, भौतिक दृश्यों को दर्शाने के लिए। ये मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक होते हैं क्योंकि मुख्य रूप से ये भौतिक दृश्यों को दर्शाते हैं, जिनमें प्राकृतिक तथ्यों को दर्शाया जाता है। भौतिक मानचित्रों में प्राकृतिक तथ्यों को दर्शाया जाता है, यथा पर्वत, किसी प्रदेश विशेष की स्थलाकृति, है ना, किसी प्रदेश विशेष की वन आवरण उनको दर्शाया जाए, है ना, नदी का प्रवाह दर्शाया जाए, मुख्य रूप से किसी प्रदेश के रेगिस्तान को दर्शाया जाए, आदि आदि। भौतिक मानचित्र के अंदर पहला शब्द आया है उच्चावच मानचित्र, रिलीफ, उच्चावच, यानी धरातल समतल तो नहीं है, संपूर्ण धरातल, संपूर्ण पृथ्वी पर धरातल जो है वो कई भागों में बंटा हुआ है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है ना, कहीं दलदल, कहीं निम्न भूमि है। तो कई पार्टों में ये बंटा हुआ है। तो प्रत्येक धरातल के ऊपर पाई जाने वाली जो अलग अलग स्थलाकृतियां है ना, मुख्य रूप से ये क्या कहलाती है? उच्चावच कहलाती है। ये स्थलाकृतियां ही क्या कहलाती है? उच्चावच कहलाती है। स्थलाकृति उच्चावच कहलाती है मुख्य रूप से। तो उच्चावच मानचित्र में क्या दिखाया जाएगा? पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को दिखाया जाएगा। मुख्य रूप से इनमें पृथ्वी की सतह के उच्चावचों को दर्शाया जाएगा। तो उच्चावच में थोड़े अपन यदि डाउटफुल हो तो ध्यान रखें कि इसमें उच्चावच या स्थलाकृतियों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रकार, यह तो हो गया उच्चावच यानी धरातल के ऊपर वाली स्थलाकृति को दिखाया जाएगा। दूसरा प्रकार देखो दोस्तों, दूसरा प्रकार जो है भूगर्भिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप्स। कौन से? जियोलॉजिकल मैप्स। इन मानचित्रों में भू संरचनाओं के लक्षणों को दर्शाया जाता है ना। क्या लिखा है? भूगर्भिक, इसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है ना, कितनी दूरी पर कौन सी प्लेट पाई जाती है, किस प्लेट में कितना घनत्व है ना, किस तरह की सेलें हैं, आदि आदि चीजों को दर्शाने के लिए भूगर्भिक मानचित्र। तीसरा टाइप है मेरे दोस्तों जलवायु मानचित्र, क्लाइमेटिक मैप्स। अब क्लाइमेटिक मैप्स है, इसका मतलब किसी क्षेत्र विशेष की अपन बात करें, विश्व वितरण की कर लो चाहे किसी देश की बात कर लें, किसी देश विशेष में चाहे विश्व में या महाद्वीप में, वहां पाई जाने वाली तापमान की दशाएं, वहां पाई जाने वाली वर्षा का वितरण,
वहां चलने वाली पवनों की गति या पवनों का प्रवाह है या पवनों की दिनों की संख्या, है ना, वहां तापमान का वितरण, वहां के वायुदाब के वितरण की बात, आदि आदि चीजों को किसमें दिखाया जाएगा? जलवायु मानचित्र के अंदर, क्योंकि ये क्लाइमेटिक ही होते हैं जो क्लाइमेट को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इन मानचित्रों में क्या दिखाया जाता है? वर्षा के जलवायु के तत्व है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन, वायुदाब आदि को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला टाइप है मेरे दोस्तों 20 मिनट, ठीक है। अगला है मौसम मानचित्र, ठीक है, वेदर मैप्स। किसी क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाने के लिए बनाए गए मानचित्र मौसम मानचित्र कहलाते हैं। अब 2 वर्ड आ गए, उनको जस्टिफाई करना अति आवश्यक है मेरे दोस्तों। एक शब्द आ गया है मौसम, ठीक है, और एक शब्द आया जलवायु। दोनों में डिफरेंस है। देखो, मौसम क्या होता है? छोटे क्षेत्र में अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, मैं डिफाइन इस प्रकार से करता हूं, छोटे क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम या मानसून कहलाती है, मौसम कहलाती है या मानसून कहलाती है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा लिखा है यहाँ पे क्या कि जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु में क्या हो जाएगी? किसी बड़े क्षेत्र, किसी विस्तृत क्षेत्र, अब जलवायु तो बड़े क्षेत्र में होगी ना, विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है मेरे दोस्त, जलवायु कहलाती है। इस प्रकार से इन दोनों को अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे तय करेंगे भाई अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा कौन सी है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अल्पकालीन कौन सी है और दीर्घकालीन कौन सी है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें अल्पकालीन में जैसे 1 घंटा से लेकर के लगभग 12 माह तक एक समान दशा। कई बुक्स में आता है कि 1 दिन से लेकर 10 वर्ष तक, ठीक है, और कई जगह 20 वर्ष तक किया था। लेकिन इससे ये अलग इस प्रकार से है कि किसी क्षेत्र विशेष में 20 वर्ष से अधिक समय तक, 20 वर्ष से अधिक समय की वायुमंडल की दशा। अब इसका मतलब 20 वर्ष से अधिक समय तक क्या कहलाता है? एक समान दशा रहती है तो जलवायु बन जाती है, और 20 वर्ष से कम समय तक एक समान जलवायु रहती है या वायुमंडल की दशा रहती है तो क्या बन जाती है? मौसम बन जाती है। इस प्रकार से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मौसमी मानचित्र, तो क्या मौसमी मानचित्र क्या दिखाएंगे? किसी क्षेत्र विशेष में कुछ समय के लिए वर्षा हो गई, तापमान बढ़ गया, घट गया, ना, आर्द्रता बढ़ गई, घट गई, आदि आदि बिंदु को दिखाएगा। अगला मानचित्र है वनस्पति मानचित्र। कौन सा है? वनस्पति मानचित्र। अब वनस्पति मानचित्र मुख्य रूप से है, ठीक है ना, वेजिटेशन मैप्स। तो इनमें प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया जाता है ना, प्राकृतिक वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार। आर्द्र वनस्पतियां हैं, उपाद्र वनस्पतियां, मुख्य रूप से सदाबहार वनस्पतियां हैं, पतझड़ वनस्पतियां हैं, मानसूनी है ना, चौड़ी पत्ती वाले वन है, आदि आदि बिंदुओं को मुख्य रूप से इनको वनस्पति मानचित्र में दिखाया जाता है, वेजिटेशन मैप्स में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो यह है भौतिक मानचित्र के प्रकार। अगला बिंदु देखिए, अगला है मृदा मानचित्र। अब मिट्टी भी क्या है? एक प्रकार से भौतिकी है ना, भौतिकी है। तो सॉइल मैप्स,
तो ये मृदा के विभिन्न प्रकारों के वितरण को दर्शाते हैं कि किस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली कहाँ है, लाल पीली कहाँ है, काली कहाँ है ना, जलोढ़ कहाँ है आदि। अगला है अपवाह मानचित्र, ड्रेनेज मैप्स। ड्रेनेज मैप्स मुख्य रूप से किसको दिखाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के अपवाह को दर्शाते हैं कि वहां पर किस प्रकार की ओर अपवाह तंत्र पाया जाता है, यानी किस दिशा की ओर जल की प्रणाली पाई जाती है, कितना पानी किस ओर बहता है, कौन कौन सी नदियां किस दिशा में पानी ले जाती है, उनका उद्गम कहां से होता है और उनका समापन कहां होता है। तो ये अपवाह मानचित्र में दर्शाया जाता है। इस मानचित्र में नदियों और उनकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र को दिखाया जाता है। जैसे पूछ ले कि मुख्य रूप से गंगा नदी, तो इसके अपवाह मानचित्र बनेगा तो हिमालय से अपन दो धाराओं के रूप में निकालेंगे, है ना, दो धाराओं के अलकनंदा और भागीरथी के रूप में। उत्तराखंड से इनको निकालेंगे, उसके बाद में दोनों मिल जाएगी और मिल जाने के बाद में गंगा कहलाएगी, है ना, फिर यमुनोत्री हिमनद से यमुना आएगी, इस दोनों में मिल जाएगी, दक्षिण से इसमें सोन आ जाएगी, है ना, उत्तर से घाघरा है, गंडक है, कई नदियां हैं इस भाग में आएगी और मुख्य रूप से आगे जाकर के ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। अब ये जो प्रवाह दिखाया जाता है ये किस मानचित्र में दिखाया जाता है, मुख्य रूप से ये जो गंगा का प्रवाह अपन ने दिखाया है अपवाह मानचित्र, समझ गए, ऐसे मानचित्र जो नदियों के प्रवाह को दर्शाते हैं अपवाह मानचित्र। उसके बाद में महासागरीय मानचित्र, ये भी एक भौतिक लक्षण है ना, ओशियनिक मैप्स। मानचित्र में महासागरों की तली, लवणता, तापमान, निक्षेप आदि के लक्षणों को दर्शाया जाता है महासागरीय मानचित्रों में। उनकी तली के भी चार प्रकार मिलते हैं आपको। महासागर की तली के उच्चावच विस्तार से पढ़ेंगे, महासागर की तली के उच्चावच किस प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से एक महासागर होता है, उसकी तली के भी कई प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले महाद्वीप के पास वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसके बाद ही महाद्वीप के पास में और समुद्र के पास में ढाल पाया जाता है। उसके बाद में मध्य महासागर के अंदर, जिसको मध्य महासागरीय बेसिन कहा जाता है, और अंत में महासागरीय तली के अंदर गहरे गड्ढे होते हैं जिसको गंभीर कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है ये महासागरीय तली की पाई जाती है मुख्य रूप से, है ना, सेल्फ है, ढाल है, बेसिन है और गंभीर है। तो ये सारी किस में दर्शाई जाती है, महासागरीय मानचित्रों में दर्शाई जाती है। चले आगे, चलो अब अगला टाइप आ गया भौतिक मानचित्र की बाद में सांस्कृतिक मानचित्र। कौन सा है, सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र या कल्चरल मैप्स, इन मानचित्रों में मानव क्रियाकलापों से संबंधित तथ्यों और उनके लाक्षणिक तथ्यों को दर्शाया जाता है। अब मनुष्य की एक्टिविटी जो भी है उसी से संबंधित तथ्य इन मानचित्रों में आते हैं, यानी मनुष्य की एक्टिविटी से संबंधित तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें किस तरह के मानचित्र आते हैं मुख्य रूप से, तो देखिए जनसंख्या मानचित्र, पॉपुलेशन मैप्स। अब जनसंख्या में क्या हो गया, जनसंख्या के कुछ तत्व होते हैं, जैसे मुख्य रूप से जनसंख्या का वितरण। संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान तो लोग नहीं बसे हुए हैं, है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर अपन देखेंगे जो उत्तरी गोलार्ध अधिक सघन बसा हुआ है, दक्षिण गोलार्ध विरल बसा हुआ है। इसके अलावा महाद्वीप अपन चलेंगे तो एशिया महाद्वीप में संपूर्ण विश्व की 60% आबादी निवास करती है, दक्षिण के महाद्वीप है वो विरल बसे हुए हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जनसंख्या का वितरण, क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक, कई तरह के कारक है। विस्तार से अपन इसकी भी मैंने शानदार एक लंबी सी लिस्ट बना करके एक शानदार पीडीएफ बना करके कक्षा 12 एनसीईआरटी कक्षा 11 एनसीईआरटी कक्षा 12 उसका रिवीजन कराऊंगा शानदार तरीके से। जैसे इसी प्रकार से मैंने टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कराया ना, ठीक उसी प्रकार से, लेकिन जुड़े सर्वा क्लासेस के साथ में और लाभ उठा ले भाई। 2 घंटे की क्लास में सार बता देंगे पूरी की पूरी, यानी आप कर पाओगे, आप कोशिश करोगे किताब से देख देख करके तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमने टॉपिक बना करके आपके लिए बहुत ही शानदार प्रयास किए मेरे दोस्तों। तो आप जरूर सपोर्ट करें। तो जनसंख्या वितरण, उसका घनत्व, डेंसिटी किस प्रकार की है, जनसंख्या वृद्धि कहाँ कितनी है, प्रवास किस प्रकार से है, अप्रवासी कितने कहाँ पे है, उत्तर प्रवास किस प्रकार का है ना, प्रवासी धाराएं कौन कौन सी है ना, आदि लक्षणों को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र बनाए जाते हैं, जनसंख्या मानचित्र बनाए
जाते हैं, याद रखिएगा। अगला आता है मानव प्रजाति मानचित्र। मानव प्रजाति मानचित्र, रेशियल मैप्स, यानी प्रजातियां मुख्य रूप से, इनमें क्या देखा जाता है? तो ये मानचित्र विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों को दर्शाते हैं, है ना, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर मानव की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है। कौन सी प्रजाति का उद्भव कहाँ हुआ, कहाँ कौन सी प्रजाति पाई जाती है, हम किस प्रजाति से संबंधित है, एशिया वाले किस प्रजाति से संबंधित है, अफ्रीका वाले किस प्रजाति से संबंधित है, आदि आदि तथ्यों को इनमें दिखाया जाता है। विस्तार से उन प्रजातियों पर मानव भूगोल की चर्चा अपन करेंगे। तो प्रत्येक प्रजाति है, कहाँ की है, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, पहली कौन सी है और किस तरह की उनकी शारीरिक बनावट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भाषा मानचित्र, लैंग्वेज मैप्स, अब इसमें क्या दिखाएगा? संपूर्ण क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली भाषाओं के क्षेत्रों को दिखाया जाएगा कि इंडिया के अंदर हिंदी भाषी लोग हैं, कहाँ कहाँ किस दूरी में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उस भाग को इंडिकेट किया जाएगा, है ना। कहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, कहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, कहाँ मलयालम बोली जाती है, तो विभिन्न बिंदुओं के बेस पे ऐसे मानचित्र बनाए जाते हैं। अब आगे जी राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स, ये बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण देश है, संपूर्ण विश्व के देश है, उनमें इन मानचित्रों का बड़ा महत्व है। क्योंकि किसी देश विशेष के स्टेट है, उसकी किसी देश विशेष की खुद की सीमाएं है, उसके डिस्ट्रिक्ट है, उनकी सीमाएं है, प्रत्येक गांव की अपनी सीमा होती है ना। उन सभी बिंदुओं को ये मानचित्र ही दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र मुख्य रूप से मानचित्र है राजनीतिक और भौतिकी हमारी नजर में आते हैं, बाकी मानचित्रों की ओर अपन ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं कक्षा 12 तक तो अपने समक्ष मुख्य रूप से या तो इस्लाकृतियां आ जाती है, तो इस्लाकृतियां नहीं आती तो इसके अलावा किसी देश की सीमाएं आ जाती है, किसी राज्य की सीमा आ जाती है, किसी जिले की सीमा आ जाती है, आदि बिंदुओं पर ही अपन चर्चा कर पाते हैं मेरे दोस्तों। तो राजनीतिक मानचित्र मुख्य रूप से इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि हर जगह इन्हीं का उपयोग आपको पता है। तो ये मानचित्र क्या करते हैं? इन मानचित्रों में प्रशासनिक इकाइयों और उनके केंद्रों को दर्शाया जाता है ना, स्टेट और उसकी राजधानी। अगला है आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिक मैप्स, इन मानचित्रों में आर्थिक क्रियाओं यथा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि क्षेत्र विशेष को दर्शाने के लिए आर्थिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यानी प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि पशुचारण कहां से कहां तक किया जाता है, कृषि कार्य किन किन भागों में, भूमध्य सागरीय कृषि कहां कहां की जाती है ना। इसके अलावा जलवासी पशुचारण क्या क्या होता है, डेयरी कृषि कहां कहां होती है, आदि बिंदुओं को दर्शाने के लिए आर्थिक मानचित्र, है ना। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल से जो औद्योगिक क्रियाएं होती है वो कहां कहां कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तृतीय यानी सेवा क्षेत्र जो होता है मुख्य रूप से, है ना, कौन कौन सी सेवाएं कहां पे इनकी प्राथमिकता है, आदि आदि बिंदु को दर्शाने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। अगला है सैनिक मानचित्र, मिलिट्री मैप्स। अब मिलिट्री मैप्स मुख्य रूप से पहले भी चर्चा मैंने की है, किसी देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से ये बड़े इंपॉर्टेंट मैप होते हैं क्योंकि ये सिर्फ सेना के पास में होते हैं। सैनिकों को ये मानचित्र इसलिए दिए जाते हैं कि देश की सुरक्षा में देखें तो सीमावर्ती सीमा जो अन्य देशों से सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लग रही है, कहां पे समस्या अधिक हो सकती है, यदि कोई समस्यात्मक बिंदु है कहां कितनी जल्दी पहुंचा जा सकता है ना, कौन सा रास्ता हो सकता है, इसमें वो पॉइंट होते हैं कि कहां कहां अपना विरोधी जो है उसकी नजर हो सकती है ना। डिफेंस सिस्टम है उसका मुख्य कंट्रोल कहां है, वहां तक पहुंचने का माध्यम कहां है, कैसा है, आदि आदि चीजें इनमें दर्शाई जाती है। तो ये सिर्फ सेना के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, याद रख लेना। जैसे कौन से मानचित्र है तो सिर्फ सेना के उपयोग के लिए बनाते हैं, सैनिक मानचित्र, बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखो, अगला है थोड़ा बड़ा कर दे, लार्ज कर दे ना। चलो, इनकी रचना अलग अलग मापनियों पर की जाती है, जैसे कि 1:10 लाख पर बने मानचित्र विशिष्ट स्थलाकृतिक लक्षणों के को दर्शाते हैं। वह 1:5 लाख पर बने मानचित्र, मापक पर बने मानचित्र है वो युद्ध में व्यूह रचना करने के काम आते हैं। अब देखो, सैनिक मानचित्र के भी दो टाइप हो गए, यानी इसकी मापनी के आधार पर इसके दो प्रकार।
मापनीय आधार पर सैनिक मानचित्र के भी दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार हो गए? तो देखो, एक तो हो गई मापनीय 1:10 लाख, इस पर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्थलाकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? स्थलाकृतिक लक्षणों को दिखाया जाता है। दुर्गम क्षेत्र कहाँ है, समतल मैदान कहाँ है, किधर से जल्दी पहुंचा जा सकता है, सीमा तक कैसे पहुंचते हैं, है ना। और दूसरा है 1:5 लाख पर बने मानचित्र। 1:10 लाख और 1:5 लाख पर बने मानचित्र। तो ये किस काम में आते हैं? युद्ध व्यूह रचना। यदि किसी पड़ोसी देश या दुश्मन से अपना मुकाबला हो गया, अपनी सेनाएं उनको युद्ध करना पड़ा, तो उसकी व्यूह रचना कि किस टुकड़ी को किधर से अटैक करना है ना। प्राचीन समय में विदेशी आक्रांता जो आते थे, इसी व्यूह रचना का उपयोग करते। आज भी हमारी सेनाएं एक प्रकार से कहें तो ये स्ट्रेटेजी यही होती है कि बिना व्यूह रचना के काम नहीं करती, और इसी आधार पर अपने सैनिकों को युद्ध में भेजा जाता है। तो 1:5 लाख वाले मानचित्र है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि युद्ध व्यूह रचना के लिए किस मापने पर मानचित्र बनाए जाते हैं? तो आप क्या लिखोगे इसमें? 1:5 लाख पर। यदि पूछ ले कि स्थलाकृतिक लक्षणों को सैनिक मानचित्र में स्थलाकृतिक लक्षणों को दर्शाने के लिए मानचित्र कितने मापने पर बनाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 1:10 लाख की मापने पर। याद आ जाएगा? बिल्कुल सही है, याद आ जाएगा, अच्छी बात है। अगला देखो, अगला प्रकार देखो मेरे दोस्तों, अगला है वितरण विधियों के प्रदर्शन के आधार पर मानचित्र के प्रकार। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाए, चैप्टर पूरा क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है। 36 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी वितरण विधियों के बेस पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बेस पे अपन देखेंगे तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को दर्शाने वाले मानचित्र वितरण मानचित्र कहलाते हैं। वितरण विधि, वितरण मानचित्र होते कौन से हैं? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को दर्शाने वाले मानचित्र, इनको कौन से मानचित्र कहते हैं? वितरण मानचित्र, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, ठीक है। अब मुख्य रूप से इनके प्रकार देखो, वितरण मानचित्र के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है वितरण मानचित्र के? दो प्रकार है मेरे दोस्तों। कौन से? गुणात्मक वितरण मानचित्र और दूसरा मात्रात्मक वितरण मानचित्र। गुणात्मक और मात्रात्मक, इसके दो प्रकार है। अब गुणात्मक वितरण मानचित्र कौन से होते हैं, है ना। तो क्वालिटेटिव जो मैप्स होते हैं मुख्य रूप से वो कौन से होते हैं, यानी गुणात्मक वितरण मानचित्र है कौन से, जो क्वालिटी पे डिपेंड होते हैं मुख्य रूप से। तो ऐसे मानचित्र जिनमें किसी क्षेत्र के गुणों को दर्शाया जाता है ना। जैसे कि गुण कह दो, किसी प्रदेश के लक्षण कह दो, जैसे पर्वतीय पहाड़, किसी क्षेत्र का पठारी भाग, किसी प्रदेश का मैदानी भाग, किसी प्रदेश का दलदली क्षेत्र, किसी प्रदेश का मरुस्थलीय क्षेत्र, आदि आदि। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का वितरण मानचित्र, है ना। किस आधार पे? गुणात्मक आधार पे। ये किसी प्रदेश, जैसे स्थलाकृतिक है, स्थलाकृति दिखाई जाती है इसमें, है ना। लेकिन गुणात्मक वितरण मानचित्र जो अपने किस आधार पर? वितरण विधियों के आधार पर, वितरण विधियों के प्रदर्शन के आधार पर अपने देखा ना। तो फिर ये कौन से हो गए मानचित्र? वितरण मानचित्र कौन से हो गए? दो प्रकार के, गुणात्मक और एक हो गए मात्रात्मक। तो सबसे गुणात्मक, सबसे पहले किसी प्रदेश विशेष के गुणों को दर्शाने वाले मैप। अगला देखो, थोड़ा सा लार्ज बड़ा हो, आपको स्पष्ट दिखाई दे लार्ज वाला बिंदु। अब ध्यान में जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। चलो भाई, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तोड़ता भी उछाल हो जाए। यदि जी जान से मेहनत करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो अवश्य सफलता मिलती है। अगला है मात्रात्मक वितरण मानचित्र, गुणात्मक वितरण मानचित्र। गुणात्मक क्या दिखाएंगे? किसी प्रदेश विशेष की क्वालिटी को दिखाएंगे, है ना, जैसे पर्वत पठार में, है ना। दूसरा है मात्रात्मक, इसमें क्या देखा जाएगा? जब किसी मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शन में किसी क्षेत्र की ऊंचाइयों को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाए, तो ऐसे मानचित्र को मात्रात्मक मानचित्र कहते हैं। अब जो भी लक्षण है उसको संख्यात्मक दृष्टि से प्रदर्शित कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या कर देंगे? मात्रात्मक मानचित्र, ठीक है। क्वांटिटिव हो गया, पहले कौन सा था? क्वालिटी,
क्वालिटी का, अब कौन सा है, क्वांटिटी का है, ठीक है, मात्रा का। गुणात्मक वितरण मानचित्र के निर्माण की दो विधियां हैं। गुणात्मक की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है, एक तो रंग विधि और दूसरी है छाया विधि। सॉरी, हाँ, गुणात्मक वितरण की मानचित्र की विधियां, सॉरी, इसमें 5 विधि में विदाउट में वापस 4-5 विधि होती है, तो इसकी विधियां प्रमुख रूप से, तो इसकी 4 विधियां दो, 4, मैंने सोचा ये क्या बात, दो ही कैसे आ गए ना। तो गुणात्मक वितरण मानचित्र की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। एक तो रंग विधि, एक छाया विधि, एक चित्रीय विधि, ठीक है, और एक प्रतीक विधि। अब इसमें क्या होता है, रंग विधि तो क्या होती है, जैसे राजस्थान अपन ने ले लिया मुख्य रूप से, और इस मानचित्र में हमें कहा जाए मुख्य रूप से कि पहाड़ी क्षेत्र जो है ना, पहाड़ी क्षेत्र है उसको आप दिखाइए, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये अरावली वाला जो मुख्य रूप से पहाड़ी है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, अलग कलर जो मुख्य रूप से है उसको भर देंगे, है ना, जैसे ब्राउन कलर अपन ने इसमें भर दिया, किसमें, इसमें भर दिया। अब ये मुख्य रूप से क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, पर्वतीय भाग, ठीक है। अब इसमें दूसरी साइड में अपन ने दूसरा कलर भर दिया, जैसे मरुस्थल आ गया, इस मरुस्थल में अपन ने ये कलर भर दिया, पीला रेतीला, पूरा ही कैसे हो गया, यहां खुला रह गया ना, ठीक है। अब इसमें यदि अपन ने रेतीला कलर ये भर दिया, अब तो ये कौन सा हो गया, अरे हाँ, तो ये कौन सा हो गया, पश्चिमी मरुस्थल हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कलर से यदि अपन किसी मानचित्र को दर्शाते हैं, अलग अलग कलर विधियों के माध्यम से उसको दर्शाते हैं, तो ये कलर मेथड होगी, रंग विधि। किसी प्रदेश विशेष के गुणों को दिखाते हैं ना अपन, है ना, तो ये कौन सी होगी, रंग विधि। अब दूसरा है छाया विधि। अब छाया विधि में क्या होता है, सेम कलर की टाइप की सी है भाई, है ना, कलर टाइप की सी विधि होती है, मुख्य रूप से छाया विधि है, उसमें छायांकन कर दिया जाता है। जैसे यही मानचित्र है, इसको मैं इरेज कर दूं और दोबारा इसको नए तरीके से ले, नए तरीके से इसको ले, देखो जैसे राजस्थान का मानचित्र ये लिया, मैं बेसिक सा ले रहा हूं, आप ये मत करना एकदम से सुंदर नहीं है ना। अब ये पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है, आप पूछ ले कि भाई बलुई मिट्टी का क्षेत्र दिखाओ, बलुई मृदा कहां कहां पाई, उसको दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, इस भाग में इस प्रकार से ये रेखांकन कर दिया, जहां जहां बलुई मिट्टी पाई जाती है उसको रेखांकित कर दिया मुख्य रूप से। जैसे यहां मिली थोड़ी सी, तो इस भाग को अपन ने यहां रेखांकित कर दिया। रेखा जो मुख्य रूप से है सिमिलर हो, एक गुण या क्वालिटी को दिखाने के लिए समान रेखीय विधि हो, ठीक है ना। तो ये बलुई मिट्टी को दिखाने के लिए होगी, तो ये कौन सी होगी, मुख्य रूप से कौन सी विधि होगी, छाया विधि। छाया विधि कौन सी विधि है, मुख्य रूप से छाया विधि, है ना। एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ तो दोस्तों अपन किस पर चर्चा कर रहे हैं, तो छाया विधि, गुणात्मक वितरण मानचित्र की विधियां जो अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले रंग विधि, तो अपन क्या करेंगे, किसी मानचित्र में किसी क्षेत्र विशेष को यदि उसकी क्वालिटी को दिखाना है तो उसको कलर द्वारा डिफाइन कर देंगे, या दूसरी विधि जो है छायांकित कर देंगे, है ना, छाया विधि। जैसे मैंने कहा कि बलुई मिट्टी को दिखाया, पूछ ले भाई काली मिट्टी को दिखाओ, ये पूछ ले कि आप काली मिट्टी को दिखाओ कि राजस्थान में काली मृदा कहां कहां पाई जाती है। अब काली मिट्टी आपको पता है कि मुख्य रूप से ये एरिया है, तो इस एरिया को आप किस प्रकार से छायांकित करोगे, इस प्रकार से छायांकित कर दोगे। फिर यहाँ कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, है ना। तो ये जो विधि मुख्य रूप से है तो किसके लिए है, गुणात्मक वितरण मानचित्र को दर्शाने, किसी प्रदेश विशेष के गुणों को दिखाने के लिए। फिर चित्रीय विधि, अब इसमें डायग्राम बनाए जाते हैं, है ना, चित्रीय विधि या उसमें डायग्राम बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। और फिर है प्रतीक विधि, प्रतीक के अंदर किसी भी प्रकार के, जैसे यहां पूछ ले कि सदाबहार वनस्पति राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है, तो सदाबहार पेड़ मुख्य रूप से इस प्रकार से पेड़ बना दिए और संकेत में लिख दिया कि ये पेड़ कौन सा है, सदाबहार, है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से प्रतीक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र विशेष जो है उसके गुणों को है मानचित्र के अंदर सुंदर तरीके से
आसानी से समझाने के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रतीक विधि। फिर आगे लिखा है प्रतीक विधि में दो प्रकार के प्रतीक काम मिल जाते हैं। प्रतीक विधि में दो प्रकार के प्रतीक होते हैं, एक ज्यामितीय प्रतीक होता है, एक मूलाक्षर होता है ना। अब ज्यामितीय प्रतीक मुख्य रूप से एक मूलाक्षर होता है, जैसे यहाँ पेड़ को अपने इस रूप में दिखा दिया, और अब ज्यामितीय अक्षर जैसे कि वर्ग बना दिए, है ना, ट्रायंगल बना दिए, इस प्रकार से भी अपन दिखा सकते हैं। दूसरा मूलाक्षर होता है, जैसे कहीं लिखा होता है PS, इस प्रकार से। अब ये क्या है, एक प्रतीक है ना, पुलिस स्टेशन है, कहीं लिखा होता है PO, पोस्ट ऑफिस, है ना। इस प्रकार से अपन मूलाक्षर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है मात्रात्मक वितरण मानचित्र। पहले गुणात्मक देखे, अब मात्रात्मक। सममान रेखा विधि मानचित्र है ना, तो समान रेखा विधि मानचित्र, इसको बोलते हैं आइसोक्लेट मेथड मुख्य रूप से जो होती है। अब सममान रेखा विधि, अब यहां से जो प्रश्न बनता है उठता है वो है सममान रेखा विधि होती क्या है। तो सबसे पहले तो सममान रेखा मानचित्र क्या होते हैं। अब बेसिक सी बात है, तो वे मानचित्र जो किसी प्रदेश विशेष के समान मात्राओं को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समवर्षा मानचित्र, समवर्षा रेखा द्वारा दर्शाया गया मानचित्र। समताप मानचित्र। अब इसमें ये रेखाएं क्या करती है, समान, जैसे ये बिंदु, 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 मैंने ये बिंदु लिए, अब इनको मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी। अब यहाँ पे मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी 20 डिग्री। अब इस समान टेम्परेचर को दिखाने वाली रेखा है, इसलिए ये कौन सी हो गई, समताप रेखा। ठीक है, तो इन रेखाओं से दर्शाया गया जो बनाया गया जो मानचित्र मुख्य रूप से होता है उसको बोलते हैं सममान रेखा विधि। समझ गए, इसको बोलते हैं सममान रेखा विधि। इसी प्रकार से समवर्षा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती रेखा है ना। समुच्चय रेखा, समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं से बनाया गया मानचित्र होता है। आदि आदि। चलिए आगे देखो, समान रेखाओं के द्वारा बनाया गया मानचित्र रेखा समान रेखा मानचित्र कहलाता है। इनमें निम्न रेखाओं के मानचित्र बनाए जाते हैं मुख्य रूप से समवर्षा, समताप, समलवणता आदि। ठीक है ना, समुच्चय, समान ऊंचाई वाले। उसके बाद में अगला है, अगला मानचित्र है वर्णमात्री मानचित्र। ठीक है, वर्णमात्री मानचित्र, इसमें करपलेट मेथड मैप्स जो मुख्य रूप से होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इस विधि में वितरण की मात्रा को प्राय प्रशासनिक इकाई के घनत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे कौन से मानचित्र होते हैं जिसमें प्रशासनिक इकाई के घनत्व के रूप में आंकड़ों को दर्शाया जाता है ना, तो वो कौन से होते हैं, वर्णमात्री मानचित्र मुख्य रूप से। जैसे जनसंख्या को प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार दर्शाया जाना, यानी जो घनत्व दिखाया जाता है, जनसंख्या घनत्व, है ना, तो ये मुख्य रूप से किसमें दिखाए जाते हैं, वर्णमात्री मानचित्र के अंदर। अगली विधि है बिंदु विधि, डॉट मेथड। कौन सी है, डॉट मेथड मानचित्र विधि। अब इसमें भी क्या है भाई, विशेष किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या दिखाई जा सकती है ना, किसी प्रदेश विशेष में ये वितरण मानचित्र होते हैं। वितरण मानचित्र की प्रमुख विधियां होती है, जैसे बिंदु विधि, है ना। तो देखो मात्रात्मक वितरण मानचित्र की विधियां कौन कौन सी है, एक तो समान रेखा विधि। मात्रात्मक वितरण मानचित्र की विधियां कौन कौन सी है, तो समान रेखा विधि, समान मान वाले बिंदु से दिखाया जाता है। एक वर्णमात्री मानचित्र, ठीक है, और तीसरी है बिंदु विधि। तीसरी कौन सी है, बिंदु विधि। और बिंदु विधि में क्या किया जाता है, जनसंख्या जैसे दिखाई जाए, जैसे अपन भारत का मानचित्र ले, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा सा भारत हो, नहीं होगा।
ये भारत, कोशिश है अच्छा ही बनेगा, ये भारत मान। अब यहां लोग कम निवास करते हैं पश्चिमी रेगिस्तान में, तो अपने खुले खुले बिंदु बना दिए। उत्तर प्रदेश में सघन जनसंख्या रहती है ना, तो अपने काफी सघन बिंदु बना दिए, या सघन जनसंख्या निवास करती। यहाँ पहाड़ों में बहुत कम लोग रहते हैं, तो एकदम से खुले बिंदु बना दिए, है ना। तो ये विधि कौन सी है, इसको बोलते हैं बिंदुकित विधि। अब इसमें ध्यान क्या रखा जाता है मुख्य रूप से, एक तो बिंदु का आकार समान हो, बिंदु का आकार समान होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और दूसरा जो ध्यान इसमें रखा जाता है, क्या रखा जाता है कि बिंदु अनुपात में लगाए जाते हैं। बिंदु जो है मुख्य रूप से एक निश्चित पैमाना लिया जाता है ना। एक बिंदु जैसे लिखा हो कि एक बिंदु बराबर 100 व्यक्ति, ठीक है। और कहीं पे यदि 1000 लोग रहते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बिंदु आ जाए, इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। तो ये विधि कौन सी होती है, बिंदु विधि, समझ गए। चलो जी, जैसे किसी तरह की जनसंख्या वितरण को इसमें दर्शाया जाता है, इस तरह के मानचित्र में बिंदु का आकार समान हो, जनसंख्या का अनुमान भी सही से लगाया जाता है। अब इसका दोष क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा दोष होता है। दोष क्या है भाई, सबसे पहले तो आकार सेम नहीं बना पाते। मान ले आकार सेम बना दिया बनाने वाले ने, लेकिन फिर भी एक दोष क्या रह गया, जैसे किसी प्रदेश विशेष की 990 जनसंख्या है। अब बताओ, यदि एक बिंदु बराबर है, पैमाना अपने ले लिया, एक बिंदु बराबर 100 व्यक्ति, क्योंकि अपने को पूर्णांक संख्या में लेना पड़ेगा, तो इस 990 को कैसे दिखाएंगे, है ना, नहीं दिखा पाएंगे। मान लिया किसी प्रदेश विशेष के अंदर है 19 लोग रह निवास करते हैं। अब एक बिंदु बराबर अपन ने लिया था 2 व्यक्ति, अब बताओ 19 को कैसे दिखाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा दोष है कि जनसंख्या है उसको पूर्ण सही ढंग से वास्तविक नहीं दिखाया जा सकता। तो पूछ ले कि बिंदुकित विधि का दोष क्या है ना, निम्न में से कौन सा जरा एक दोष है इस बिंदुकित विधि का, तो आंकड़े वास्तविक नहीं दिखाए जा सकते, आंकड़े वास्तविक नहीं दिखाए जा सकते, ये सबसे बड़ा दोष है बिंदुकित मानचित्र विधि का। ठीक है, चले आगे। चलो जी, इतनी लंबी पीडीएफ थी, बहुत ही शानदार पीडीएफ है ना, अच्छी बात है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो ये था अपना टॉपिक आज का, जिस पर अपने चर्चा विस्तार से की है। और टॉपिक कौन सा था अपना, किसकी चर्चा की अपने, मानचित्र की चर्चा की विस्तार से। और आप समझ गए होंगे मैप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका अर्थ होता है, किस तरह का मैप मुख्य रूप से है वो। अरे रुक जा मेरा यार, अब तो तुम जा। चलो, तो मानचित्र की चर्चा विस्तार से अपने की, किस तरह के प्रश्न यहां से बनते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना, गुण के आधार पर कैसे बनाए जाते हैं, है ना, वितरण मानचित्र कौन से होते हैं, गुणात्मक मानचित्र कौन से होते हैं, शून्य मानचित्र कौन से होते हैं, एटलस कौन से होते हैं, भित्ति कौन से होते हैं, है ना, आदि आदि बिंदु पर विस्तार से अपन ने चर्चा की है। तो कैसा लगा, कैसी लगी आपको क्लास, कैसी लगी ये शानदार पीडीएफ, जिसके माध्यम से एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण मानचित्र जो मैप्स वाला टॉपिक हो क्लियर हो गया आपका, है ना। तो शानदार तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह की क्लास के लिए सभी साथी है वो सर्वा क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कहां जाएंगे, संपूर्ण भूगोल और पीडीएफ नोट से प्राप्त करने के लिए सर्वा क्लासेस ऐप पर जाएंगे। कहां से इंस्टॉल करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से, है ना, गूगल प्ले स्टोर से सर्वा क्लासेस ऐप यदि आप इंस्टॉल कर लेंगे और मोबाइल नंबर के साथ में यदि लॉगिन हो जाएंगे, तो वहां पर आपको संपूर्ण ये फर्स्ट ग्रेड के जो नोट्स है, जो भी मैंने पीडीएफ बनाई है, इस तरह की पीडीएफ मैंने लगभग कोर्स की बना रखी है ना, इसलिए वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ में मैंने टेस्ट सीरीज भी डाली है, टॉपिक वाइज डाली है, तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो सभी साथी अवश्य जुड़े, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह की शानदार
टॉपिक के साथ में और उसको शानदार तरीके से क्लासिफाइड करेंगे अपन। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी साथी अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। आशा है कि आपका बहुत सारा प्यार अपने सर्वा क्लासेज को जरूर मिलेगा।